हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड प्रेप। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग फाइन एंड वेलकम टू द लेक्चर सीरीज फॉर मैथमेटिक्स क्लास 10th। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ऑलराइट, इससे पहले आप सर्कल्स के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक तो पता ही है हमको, है ना भाई? सर्कल्स क्या होता है? एक अगर स्पेसिफिक डेफिनेशन इसकी हम देखें तो एक अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, ठीक है, और इससे इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हम बना दें जो कि इससे इक्वी डिस्टेंट हो, मतलब हर पॉइंट का इस पॉइंट के साथ में डिस्टेंस जो है वो सेम हो, तो वो क्या हो जाता है? सर्कल बन जाता है। ठीक है, तो इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम वन पॉइंट इज नोन एज अ सर्कल। ठीक है, इसी के बारे में हमने 3-4 चीजें और हैं हमें पता कि भाई अगर हम इस सेंटर से, अगर हम यहाँ पे सर्कल के इस वाले बाउंड्री पे जो सर्कल हमको दिख रहा है इस पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसको हम रेडियस कहते हैं। ठीक है, और अगर हम किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करें आपस में और उसको सर्कल के थ्रू लेके जाएं तो इस पूरे को हम क्या कहते हैं? डायामीटर कहते हैं। ठीक है, बाकी और भी चीजें हैं, कॉर्ड्स हो गए। ठीक है, कोई भी दो पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे उसको कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दो और चीजें हैं, सबसे ज्यादा मेन जो है वो है पेरीमीटर और एरिया। उसी के बारे में ये चैप्टर है, तो फटाफट से टाइम वेस्ट करे बिना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सर्कल्स आपको कहाँ कहाँ देखने मिलते हैं भाई? आपको डेली में व्हील्स में मिल जाएंगे, डार्ट बोर्ड्स में मिल जाएंगे। डार्ट बोर्ड क्या होता है? वो एक डार्ट्स गिवन होती हैं आपको, ऐसे नीडल लाइक स्ट्रक्चर है ना, आप उसको मारते हो डार्ट बोर्ड के ऊपर। ठीक है, केक हो गया, बैंगल्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, अज्यूम करते हैं हम उनको एकदम एग्जैक्टली राउंड शेप में। ठीक है, वॉल क्लॉक हो गई। सो दीज आर ऑल द शेप्स जो आपको सर्कल्स जो हैं वो आपके एक्चुअल लाइफ में आपको दिखते हैं। तो इतना ज़्यादा रिकरिंग एक शेप है तो उसके बारे में भाई पढ़ना तो बनता है। ऑलराइट, ठीक है जी। मेन चीज आती है भाई सर्कल के बारे में जब हम बात करेंगे, पेरीमीटर और एरिया। क्या क्या होता है पेरीमीटर और एरिया? जब हम सर्कल बनाते हैं तो ये जो लाइन है, ये इसकी जो लेंथ है, ठीक है, अगर एक पॉइंट से स्टार्ट करके वापस उसी पॉइंट पे आ जाए उसे पेरीमीटर कहते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रैवलिंग वंस अराउंड अ सर्कल इज इट्स पेरीमीटर। ठीक है, यूजुअली कॉल्ड इट्स सरकमफरेंस। ठीक है, दो नाम है भाई इसके। जो बाउंड्री की लेंथ है, एक पॉइंट से स्टार्ट करके दोबारा वापस उस पॉइंट पे आओगे, जितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया उसको क्या बोला जाता है? या तो पेरीमीटर या फिर सरकमफरेंस। ठीक है, circumference of a circle bears a constant ratio with its diameter. This constant ratio is denoted by the Greek letter pi. pi भाई बहुत बार सुना है हमने। ठीक है, इसका रिलेशन यहाँ पे कैसे बैठता है कि जो सरकमफेरेंस ओवर डायामीटर हम बोलते हैं, सरकमफेरेंस जो ये लेंथ हो गई और जो डायामीटर है, मतलब दो पॉइंट को टच करते हुए जो लाइन बनाई जाए और वो सर्कल से पास कर रही हो उसको डायामीटर कहते हैं। उनका अगर हम रेशियो लेते हैं तो हमें एक वैल्यू मिलती है जिसको हम कहते हैं पाई। ऑलराइट, पाई की यूजुअली हम वैल्यूज यूज करते हैं 22/7 और या फिर 3.14, जो कि इनकी एक्चुअल वैल्यूज एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है। ऑलराइट, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी नहीं मिल सकती। वाई? बिकॉज इट इज एन इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर होता है जब हम किसी फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं और उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो या तो ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही रिकरिंग है। मतलब जैसे अगर मैं 4/3 करती हूँ तो ये क्या बन जाएगा? 1.33333, राइट? तो ये जो है ये रिपीट तो हो रहे हैं नंबर, लेकिन जब हम 22/7 को सॉल्व करते हैं तो वो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कभी भी रिपीट नहीं होता। हमेशा हर बार एक नया पैटर्न आएगा, डिस्टिंक्ट नंबर आएगा और वो कभी भी रुकता नहीं है। ऑलराइट, सो पाई इज एन इरैशनल नंबर। इतना ही हमें जानने की जरूरत है। चैप्टर में हम बस बोलने वाले हैं या तो 22/7 यूज कर लो भाई या फिर 3.14 यूज कर लो। क्लियर? ठीक है जी, पहला एग्जाम्पल आपको गिवन है। क्या बोल रहे हैं? द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर इज ₹5280। क्या है भाई कि एक कोई सर्कुलर फील्ड है। ठीक है, सर्कुलर फील्ड का मतलब क्या? एक मैदान है, ठीक है, एक स्पेस है लैंड का जिसमें जो किस शेप में है? गोल शेप में है। ठीक है, और उस पर फेंस लगा रहे हैं। फेंस की कॉस्ट क्या है? 1 मीटर पे फेंस लगाने की कॉस्ट है 24 रुपए। ठीक, और उसकी टोटल कॉस्ट जो गिवन है हमको कितनी है? 5280। अब ध्यान दो, जब हम फेंसिंग की बात कर रहे हैं तो फेंस आप कहाँ लगाते हो? बाउंड्री पे तो लगाते हो ना, कि अंदर पूरा में लगा देते हो? राइट, तो जब हम फेंसिंग की बात कर रहे हैं तब हम बात करेंगे उसके पेरीमीटर की। ऑलराइट, और आगे के क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहे हैं। द फील्ड इज टू बी प्लाउड एट द रेट ऑफ ₹0.50 per meter square. Find the cost of plowing the field. प्लाउइंग
मतलब जब आप क्या करते हो, गुड़ाई करते हो किसी चीज़ की, ठीक है, खोद मतलब खुदाई करते हो, किस लिए भाई, आगे किसी भी चीज़ के लिए, सीड्स डालने के लिए या फिर पानी डालने के लिए, इस तरीके से आप फील्ड प्रिपेयर करते हो, उसके लिए आप कहते हो कि भाई प्लाउ कर रहे हैं। तो प्लाउ मतलब क्या है, अंदर ही तो करोगे ना पूरे फील्ड में। तो जब हम प्लाउइंग की बात कर रहे हैं तब हम बात करेंगे एरिया की, ठीक है, क्लियर हो गया। प्लाउइंग का जो रेट हमको गिवन है वो कितना है, 0.50 पर मीटर स्क्वायर, और फेंसिंग का रेट भी हमको गिवन है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लाउइंग द फील्ड, पूरी टोटल कॉस्ट, फेंसिंग की कॉस्ट हमें बता रखी है, हमें प्लाउइंग की कॉस्ट चाहिए, ठीक है। पर सबसे पहले भाई अगर हमें एरिया निकालना है, ठीक है, आगे जब हम प्लाउइंग की बात करेंगे तो हमें सबसे मेन एक चीज क्या पता होनी चाहिए, एरिया, क्लियर। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर। अब पाई तो हमें पता है, बट आर हमें पता है इसका नहीं, आर मतलब रेडियस, ठीक है, रेडियस हमको पता नहीं है भाई अभी। तो रेडियस के लिए हमको ऊपर एक चीज गिवन है जहां पे वो फेंसिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। रेडियस मतलब सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस, ऑलराइट, ठीक है जी। अच्छा एक बात बताओ, आपने टोटल के कुछ सामान आप लाए, 10 आइटम, 10 आइटम नहीं चलो, कुछ पैसे का आप सामान लेके आए 10 रुपए का, ठीक है, और उसमें एक आइटम 2 रुपए का है, तो कितने आइटम लेके आए आप, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ वन आइटम इक्वल्स टू नंबर ऑफ आइटम्स, क्लियर। तो 5 आइटम लेके आए हो गए आप, है ना, 5 आइटम 2 रुपए के 10 रुपए हो गए। तो वही चीज वो बोल रहे हैं कि जब टोटल कॉस्ट 5280 लग रही है फेंसिंग की, और 1 मीटर की कॉस्ट है ₹24, तो क्या हम वहां से टोटल लेंथ निकाल सकते हैं, और लेंथ मिल जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस, ठीक है। तो टोटल लेंथ of the fencing equals to total cost divided by cost per मीटर, ठीक है। टोटल कॉस्ट आपको क्या गिवन है, 5280, ठीक है, और एक की कॉस्ट कितनी गिवन है, 24, ठीक है। यहां से हो जाएगा 6 4 जा 24, 6 8 जा 48, 4 बचेंगे, 6 8 जा 48, 4 2 जा 2 जा 0, तो क्या हो जाएगा भाई 220 मीटर्स। अब ये जो 220 मीटर्स है वो क्या मिला है हमको, सरकमफेरेंस, समझ आया। तो सरकमफेरेंस हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सरकमफेरेंस की वैल्यू आपको यहाँ गिवन है, कितनी आई है 220, तो 220 इक्वल्स टू 2πr। वैल्यू किसकी चाहिए, आर की चाहिए, आर को इधर छोड़ देते हैं, बाकी सारा आइटम उधर ले जाते हैं। आर इक्वल्स टू 220 डिवाइडेड बाय 2π, यही होगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 220 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22/7। अब जब बाय 7 नीचे जाएगा तो वो अल्टीमेटली ऊपर चला जाएगा। अब इसकी एक कॉन्सेप्ट सुन लो भाई, कि अगर मान लो किसी नंबर को हम किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं, ठीक है, a बाय b एक फ्रैक्शन है, तो डिवीजन के साइन को हटाने के लिए आप क्या करते हो, उस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर देते हो, समझ आया। तो इवेंचुअली क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल होके वो मल्टीप्लाई हो जाता है, वही चीज यहाँ हो गई, 22/7 से हम डिवाइड कर रहे थे तो 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे रह जाएगा। तो भाई यहाँ पे आर आ गया आपका, ठीक है, 22 10 जा 2 5 जा कितना आ गया भाई 35, ठीक है, 35 तो आ गया रेडियस। फाइनली हमको चाहिए कॉस्ट ऑफ प्लाउइंग, कितनी होगी, एरिया मल्टीप्लाई कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमें गिवन है 0.50 रुपीज, मतलब आधा रुपया, ठीक है। 50 पैसा कितना होता है, आधा रुपया, तो हम इसको 1/2 रुपीज भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इवेंचुअली कॉस्ट तो रुपीज में ही चाहिए, ठीक है। तो एरिया कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 35 इंटू 35, पाई आर स्क्वायर हो गया ना, इंटू हाफ, समझ आया, ये चीज क्लियर है, 50 पैसा हाफ रुपीज। अब ये हो गया 5 7 5 7 5 जा 35,
यहाँ पे आप करो 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 110 इंटू 35, ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 11 से कर लेते हैं 35 को, 0 लगा देंगे, 35 दैट इज 385। ठीक है, ये भाई आ गई आपकी फाइनल कॉस्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई। क्या बात कर रहे हैं? द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 and 9 centimeters respectively. Clear? Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of circumferences of two circle. रेडियाई क्या होता है भाई? जब हम दो रेडियसेस की साथ में बात करते हैं तब हम रेडियाई बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप ऐसा एक सर्कल फाइंड करो जिसका जो सर्कमफरेंस है वो किसके बराबर हो। जब मैं एक सर्कल 19 सेंटीमीटर के रेडियस का बनाऊं और एक रेडियस एक सर्कल में 9 सेंटीमीटर के रेडियस का बनाऊं, ठीक है, मतलब इन दोनों के सर्कमफरेंस का एडिशन आपके लिए इस सर्कल के सर्कमफरेंस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं भाई, सबके रेडियस इसको नाम दे देते हैं, R1 R2 R3। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है कि सर्कमफरेंस बराबर होने चाहिए इसके इन दोनों के एडिशन के। ठीक है, तो मतलब 2 पाई R1 इक्वल्स टू 2 पाई R2 प्लस 2 पाई R2 3। ठीक है, 2 पाई यहाँ पे है भाई, 2 पाई कॉमन ले लो यहाँ से, कितना बन गया R1 प्लस R3 R2 प्लस R3, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, R1 कितना आ गया 19 प्लस 9 दैट इज 28। समझ गए? क्लियर, सिंपल। अब हमें एक ऐसा सर्कल मिल गया भाई जिसका सर्कमफरेंस इन दोनों के सर्कमफरेंस के एडिशन के बराबर होगा और उसका रेडियस कितना हो जाएगा 28। ठीक है, नेक्स्ट, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स। वही बात हो रही है भाई, पहले हमने सर्कमफरेंस किया, अब हमें एरिया यूज करना है। क्या करोगे, पाई R1 स्क्वायर इक्वल्स टू पाई R2 स्क्वायर प्लस पाई R3 स्क्वायर। क्लियर, इसको करके देखना, इट्स वेरी इजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Figure 12.3 depicts an archery target marked with its 5 scoring regions from the center outwards as gold, red, blue, black and white. क्या हो रहा है भाई, यहां से आपने क्या किया है, ऐसे आर्चरी बोर्ड है, ठीक है, काइंड ऑफ सिमिलर किसके है ये, डार्ट बोर्ड के सिमिलर है। ठीक है, डार्ट में क्या करते हो आप, वो नीडल टाइप फेंकते हो, आर्चरी में क्या करते हो, एरो चला रहे हो। तो इस तरीके का आपको शेप गिवन है जिसमें आपका बीच का रीजन गोल्ड है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक एंड व्हाइट, ऐसे करके रीजन्स हैं। डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर्स। जो गोल्ड वाला एरिया है ना, इसको गोल्ड मान लेते हैं हम, और उसका जो रेडियस आपको गिवन है वो कितना है 21। ठीक है, डायमीटर गिवन है तो 21/2 क्या हो जाएगा, उसका रेडियस हो जाएगा। ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। अब इसके बाद ध्यान दो, हर बैंड जो है वो कितना चौड़ा है, 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। मतलब ये जो लेंथ है, मतलब ये जो विड्थ है वो कितनी है 10.5। इसके बाद ये जो विड्थ है वो कितनी है 10.5। समझ आ गया? फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स। सारे एरियाज निकालने हैं आपके स्कोरिंग रीजन्स के। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई हम गोल्ड रीजन की बात कर लेते हैं। एरिया ऑफ द गोल्ड रीजन, ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, पाई R स्क्वायर दैट इज 22/7 इंटू कितना हमको दे रखा है 21, डायमीटर दे रखा है तो 21/2 इंटू 21/2। ठीक है, 7 3 21, 2 11 दैट मीन्स 33 इंटू 21/2। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो या यहाँ कर लो। 21 33, 3 1 3, 3 2 6, 63 दोबारा आ जाएगा 693। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 693/2। तो ये जो एरिया है वो क्या आ गया, गोल्ड रीजन का एरिया आ गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए कि हमें रेड रीजन का एरिया चाहिए। अब ध्यान से देखो कि जो रेड रीजन है वो क्या है कि आपका बड़ा रीजन, ऐसे चलो कलर्स भी सेम ले लेते हैं, थोड़ा रिलेट करने में आसानी होगी।
ये जो रेड रीजन है वो ऐसे दिख रहा है भाई, ठीक है, और उसके नीचे क्या है, गोल्ड रीजन है, ऊपर सॉरी, ठीक है, ये तो पूरा गोल्ड है, ठीक है, और रेड कौन सा रीजन है, ये वाला। अगर ध्यान से देखो तो पीछे जो पूरा बड़ा सर्कल है, अगर उसमें से मैं गोल्डन रीजन का एरिया निकाल दूं तो मुझे वो बैंड का एरिया मिल जाएगा, मतलब रेड वाले का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई यहाँ पे, एक सेकेंड, एरिया ऑफ गोल्ड सॉरी रेड रीजन equals to area of red circle minus area of gold circle, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेड सर्कल के लिए हमें क्या चाहिए होगा, आर चाहिए होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर हम यहां से सेंटर से बात करें तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था, 21/2 है ना, और उसके बाद हर बैंड की विड्थ आपको गिवन थी 10.5/2, क्लियर। तो 10.5/2 भी तो क्या ही होता है, 21/2 ही तो होता है, 2 1 जा 0 जा 10.5, ठीक है। तो मतलब बेसिकली इस बैंड की जो विड्थ है वो भी 21/2 है। तो रेड जो सर्कल है उसका इवेंचुअली रेडियस कितना हो जाएगा, 21/2 प्लस 21/2 दैट इज 21। समझ आया। रेडियस ऑफ रेड सर्कल इक्वल्स टू 21/2 प्लस 21/2 इक्वल्स टू 21, ठीक है। अब आगे का सॉल्व कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेड सर्कल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। अब आप यहाँ पे पीछे से भी वैल्यू पुट कर सकते हो या फिर आप यहाँ भी सॉल्व कर सकते हो। तो पाई आपका कॉमन आ जाएगा, इसका रेडियस कितना है 21 का स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21 माइनस R1 का कितना है 21/2 इंटू 21/2, ठीक है। अब यहां से आप 21 इंटू 21 कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा 21 इंटू 21, 21 इंटू 21 दोनों जगह दिख रहा है तो कॉमन ले लेंगे इसको। देन आपका 1 माइनस यहाँ पे 1 बचेगा, 21 इंटू 21 निकाल लिया, यहाँ पे नीचे दोनों 2 बचेंगे दैट इज 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू फाइनल सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू, अब देखो 4 1 जा 4 हो जाएगा, -1 अपॉन 4 दैट मीन्स 3/4, ठीक है। ओके 7 3 जा 21, 2 11 जा 2 बच जाएगा नीचे। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना है हमको, 3 3 जा 9, 9 9 जा 9 11 जा 99 इंटू 21 अपॉन 2, ठीक है। तो 21 को 99 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 189 दोबारा आ जाएगा यहाँ पे, 9712079 अपॉन 2। तो ये आपका एरिया निकल आएगा भाई किसका, रेड रीजन का एरिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर हमें ये पता लग गया कि हमें रेड रीजन कैसे निकालना है तो हम ब्लू भी निकाल सकते हैं, है ना। पूरा ब्लू का जो सर्कल है, ये वाला पूरा जो सर्कल है, इसको आप इसमें से पूरा रेड का निकाल दो रीजन, है ना, ये पूरा हट जाएगा तो क्या बचेगा, ब्लू रीजन। जब ब्लू रीजन के बारे में बात कर रहे होंगे तब हम गोल्ड रीजन के बारे में या गोल्ड सर्कल के बारे में बात नहीं करेंगे, क्लियर। तो ये आगे के सॉल्व आप करना, इसमें हमें मेथड पता चल गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The wheels of a car are of diameter 80 centimeter each. How many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at the speed of 66 kilometers per hour? वो कह रहे हैं भाई कि एक गाड़ी है, ठीक है, इमेजिन कर लो ये गाड़ी है, ठीक है, और यहाँ पे इसके 4 व्हील्स हैं। वो कह रहे हैं कि जो व्हील्स है ना वो कितने चक्कर काटेंगे 10 मिनट के अंदर, जब गाड़ी की स्पीड कितनी गिवन है 66 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। देखने में क्वेश्चन एकदम से थोड़ा सा टेढ़ा लगता है बट बहुत सिंपल है। हमें बस ये देखना है कि एक तो टोटल डिस्टेंस क्या है, ठीक है,
टोटल डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस निकालने के बाद हम ये देखेंगे कि जो हमारा टायर है वो कितने रेवोल्यूशंस बनाएगा और एक रेवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर हम बात करें सिर्फ एक सर्कल की, और अगर मैं एक थ्रेड ले लूं, ठीक है, एक थ्रेड ले लिया मैंने 10 सेंटीमीटर का, ठीक है, और उसके दोनों एंड्स को जोड़ दिया, अब आप कहोगे कि ये सर्कल बन गया, ठीक है, लेकिन क्या इसके इस लेंथ में कोई चेंज आया? नहीं ना। और अगर मैं इसी सर्कल को एक बार पूरा यहां से घुमा के दोबारा ऐसे यहां पे ले आऊं तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? इतना ही तो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा जितना उसकी लेंथ है ना। तो मतलब एक गोल चक्कर में वो अपने सरकमफेरेंस के बराबर क्या करेगा? डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। समझ आ गया? ठीक है जी। अब उससे पहले हमें ये देखना है कि हमारी जो कार है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, कितने देर में? 10 मिनट में। ठीक है, उसके लिए हमें एक और चीज क्या गिवन है? 66 किलोमीटर्स पर आवर। ये क्या है? उसकी स्पीड है। ठीक है, मतलब स्पीड ऑफ कार इक्वल्स टू 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड by car in 1 hour equals to 66 किलोमीटर्स। क्लियर? ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, अगर वो 66 किलोमीटर एक घंटे में कर रहा है, लेकिन हम बात तो करना चाह रहे हैं भाई मिनट्स में, तो हमें मिनट्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लगाएंगे यूनिटरी मेथड कि भाई डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार इन 1 आवर की जगह हम लिखेंगे 60 मिनट्स। ठीक है, ये हो जाएगा 66 किलोमीटर्स। अब मुझे एक की 10 की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए मुझे एक की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो मैं 60 को क्या करूंगी? नीचे भेज दूंगी यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा 1 मिनट इक्वल्स टू 66 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय 60। इतने किलोमीटर्स वो 1 मिनट में चलेगा। ठीक है, तो 10 मिनट में कितने चलेंगे? 66 बाय 60 इंटू 10, है ना। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 11 जा ये कैंसिल हो जाएगा, तो 11 किलोमीटर्स जो है क्या ट्रैवल करेगी? कार ट्रैवल करेगी कितने देर में? 10 मिनट में। ठीक, अब आते हैं भाई सेकंड पार्ट पे। हमने क्या देखा था कि हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, और डिस्टेंस निकालेंगे किसका? जो सर्कल, जो व्हील है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है एक रेवोल्यूशन में। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस को एक रेवोल्यूशन मतलब सरकमफेरेंस से डिवाइड करें तो हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मिल जाएंगे। क्लियर? ठीक है, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ सर्कल। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितना है? 11 किलोमीटर्स अपॉन पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 इंटू पाई इंटू आर, और आर हमको कितना दिया हुआ है? डायमीटर गिवन है 80, तो रेडियस कितना हो गया भाई? 40। ठीक है, इसका मतलब 11 किलोमीटर्स अपॉन 2 इंटू पाई इंटू 40, बट दिस 40 इज इन सेंटीमीटर्स। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम दो चीज़ों को साथ में कैलकुलेट कर रहे हैं तो उनको सही सेम यूनिट्स में लाना इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई ऐड 2 एप्पल्स एंड 2 ऑरेंजेस, वो मिलके कुछ नहीं बनाने वाले, क्योंकि दोनों की यूनिट अलग है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? या तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, या फिर सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे भाई जिनको इन चीज़ों में दिक्कत है वो फंस जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ पे भी देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान से देखना है इसको। ठीक है, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, ये तो हमें पता है। ठीक है, सबको ही पता होता है। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स। ठीक है, हमें रिलेशन कहाँ से कहाँ लेके जाना है? यहाँ से लेके जाना है मुझे यहाँ पे, सेंटीमीटर और किलोमीटर के बीच का रिलेशन, राइट। तो क्या
मैं 100 सेंटीमीटर को और 1 किलोमीटर को बराबर करने के लिए इसका RHS और इसका LHS बराबर कर दूं तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई। तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, एंड यहाँ पे मैं 1000 करूंगी तो 1000 मीटर इक्वल्स टू 100, 3 जीरोस और लग जाएंगे, दैट मीन्स 1 लाख सेंटीमीटर। और ये 1000 मीटर आपस में इक्वल हैं, दैट मीन्स 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1 लाख सेंटीमीटर्स। क्लियर, समझ आ गया? दिस इज द पार्ट जहां पे आपको कन्वर्जन समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितना है, 1 लाख सेंटीमीटर्स हैं, तो 11 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, 11 लाख सेंटीमीटर्स हो जाएंगे, ठीक है। आई होप, मतलब जीरो में काम करना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है डेसिमल्स में, ठीक है, डेसिमल्स से, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। अगर आपकी चॉइस है तो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की कॉस्ट निकाल लेना, 1 सेंटीमीटर का कन्वर्जन फॉर्मूला निकाल के 40 से मल्टीप्लाई कर लेना, 40 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, 40 सेंटीमीटर की। हम यहाँ पे फिलहाल क्या करेंगे, किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 11 लाख अपॉन 2 इंटू 22/7 इंटू 40। तो यहाँ पे आप सॉल्व करो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11 से 2 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कितने बचे यहाँ पे, 1 2 3 4 जीरोस बचे, इंटू 2 बचा, नहीं 7 बचा, ठीक है। और नीचे क्या बचा भाई, 4 8, नहीं 4 4 16। समझ आया? अब भाई यहाँ पे कैलकुलेशन आप करो इसकी, 4375, ऑलराइट। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 4375 are the number of revolutions that a tire or the wheel is going to make while covering a distance of 11 kilometers। मतलब 10 मिनट में वो कितने चक्कर काट लेंगे, 4375, ऑलराइट, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, pick the correct answer in the following and justify your choice if the perimeter and the area of a circle are numerically equal। अब numerically का मतलब क्या होता है, जब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, हम क्या करते हैं, यूनिट की बात नहीं करते, ठीक है। जैसे आप क्या करते हो, अभी जैसे हम पिछले क्वेश्चन में बोल रहे थे कि 11 किलोमीटर्स हो गया और 40 सेंटीमीटर था, है ना, तो उससे क्या हो रहा था, सर्कमफ्रेंस भी सेंटीमीटर में आ रहा था, तो हम दोनों यूनिट्स को कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं यही बोलती कि ये दोनों न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, इनमें हम यूनिट की बात नहीं कर रहे, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या कर सकते थे, डिवाइड कर सकते थे उसमें, ठीक है। लेकिन यूनिट्स का फर्क आ जाता है, तब बात हो जाती है, तब हमको कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे वो बोल रहे कि भाई न्यूमेरिकली इक्वल है क्या, आपकी पेरीमीटर, दैट मीन्स 2πr इक्वल्स टू πr²। पेरीमीटर और एरिया जो है वो क्या है, बराबर है किसी सर्कल के लिए, तो रेडियस की क्या वैल्यू होगी, ध्यान से देखो, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, आर की एक पावर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आर की कितनी वैल्यू आ गई, तो आर की वैल्यू हमेशा 2 यूनिट्स रहेगी, ठीक है। इसमें आप कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे वो ये बोल रहे हैं कि 2πr जो वैल्यू आपको गिवन है वो ऐसा नहीं है कि सेंटीमीटर्स में गिवन हो और πr² जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन हो, मीटर स्क्वायर में गिवन हो, क्लियर, ऐसे नहीं, न्यूमेरिकली वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर ऐसा सर्कल जिसका एरिया और पेरीमीटर हमेशा इक्वल आएगा, वो कैसा सर्कल होगा, जिसका रेडियस 2 यूनिट्स होगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अब एरिया और सेक्टर और एरिया में क्या है, जब हम बात करते हैं सर्कल की तो आपकी 2 चीजें और आ जाती हैं, दैट इज सेगमेंट एंड अ सेक्टर, ठीक है। अब सेक्टर क्या होता है, पिज्जा तो भाई सबने ही खाया होगा, है ना, तो पिज्जा आपका क्या होता है, ऐसे ही तो शेप में डिवाइडेड आता है मोस्टली, है ना। तो ये जो आपकी जो शेप बन के आती है, जो एक आप स्लाइस उठाते हो ना, उसको आप कहते हो सेक्टर, ठीक है। अब ये बनता कैसे है, ये सेक्टर बनता है आपके 2 रेडियसेस के बीच का जो एरिया होता है। जैसे आप कोई भी 2 रेडियस लो, ठीक है, और उनके बीच का जो एंगल है, और इस आर्क के बीच का
जो एरिया है उसको आप क्या कहते हो, सेक्टर कहते हो। और जब हम एक स्पेसिफिक एंगल की बात करते हैं वो छोटा है साइज में, दैट्स वाई उसको हम माइनर सेक्टर बोल देते हैं। भाई देखा जाए तो भाई एरिया तो ये भी है ना, दोनों रेडियसेस के बीच का, है ना, तो उसको हम कह देते हैं मेजर सेक्टर। ठीक है, ज्यादातर अगर कहीं पे मेंशन नहीं है तो आपका वही मतलब होता है कि माइनर सेक्टर की बात हो रही है, या फिर जो एंगल आपको गिवन है, लेट्स से 30 डिग्रीज या फिर 60 डिग्रीज, इस तरीके से जो एंगल गिवन है उसी सेक्टर की हम बात करते हैं। ठीक, ये आर्क हो जाती है भाई। ये जो 2 पॉइंट हैं ए और बी, इनके बीच का जो सर्कल का पार्ट है उसको हम आर्क कहते हैं। अच्छा, अब सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट होता है जब भी हम कोई कॉर्ड बनाते हैं। कॉर्ड का मतलब क्या होता है, कोई भी सर्कल पे 2 पॉइंट्स ले लो, ठीक है, और उनको आपस में ज्वाइन कर दो। ठीक, तो ये वाला जो एरिया बनता है इसको आप सेगमेंट कहते हैं, और उस कॉर्ड के उस साइड पे जो एरिया बचता है उसको आप मेजर सेगमेंट कह देते हो। ठीक है जी, ये आई होप विजुअली तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे आती है फॉर्मूलेस की बात कि भाई सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं। तो उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है कि जो दोनों रेडियसेस के बीच में क्या है, एंगल बन रहा है, उसको लेना है और उसको थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब एक फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल रहे हो आप किसकी, सर्कल के एरिया की। लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, और ये जो दो रेडियसेस के बीच में एरिया सबटेंड हो रहा है, और ये जो आर्क बन रही है इसकी लेंथ क्या होगी, मतलब आपको रेडियस पता है, आपको थीटा पता है, तो आप उस आर्क की लेंथ कैसे निकालोगे? उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है थीटा बाय 360 इक्वल्स टू इनटू 2 पाई आर। फाइनली जी, ये आता है मेन पार्ट। यहीं पे मोस्टली बच्चे अटक जाते हैं या थोड़ी सी दिक्कत आती है, ये कह सकते हैं। फॉर्मूले वगैरह पढ़ लोगे, एक दो फंडे लग रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, उनको पढ़ लोगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट, अगर आप ध्यान से इसको फिगर को देखो तो सेगमेंट वाला जो एरिया है ना, वो दो एरियाज से माइनस, मतलब दो एरियाज के डिफरेंस के बराबर है। किसके? पहली चीज, अगर मेरे को सेक्टर का एरिया पता है, उसमें से अगर मैं ये ट्राइंगल का एरिया निकाल दूं तभी तो मेरे पास सेगमेंट का एरिया बचेगा। बस इसी से फॉर्मूला बन रहा है। कैसे? कि भाई एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, ओ ए पी बी मतलब ये पूरे सेक्टर के एरिया में से माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, देन आपको किसका एरिया मिल जाता है? सेगमेंट का एरिया। क्लियर? अब एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी का फॉर्मूला क्या है? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी आपको वेरी करेगा। अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो आप सीधा फॉर्मूला लगा देना, नहीं तो क्या करना है वो हम आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे। क्लियर? तो एरिया ऑफ सेक्टर और सेगमेंट तो ये हो गया भाई। अब एग्जाम्पल नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद द रेडियस 4 centimeter and of angle 30 degree. Also find the area of corresponding major sector. ठीक है जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ नहीं है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल 30 डिग्रीज, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड हमको फॉर्मूला पता है 360 थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और आर आपको कितना गिवन है? 4 सेंटीमीटर। थीटा कितना है? 30 डिवाइडेड बाय 360 इनटू पाई की वैल्यू आपको दी हुई है कि भाई 3.14 यूज करो। अगर वैल्यू नहीं गिवन है तो सीधा आप 22/7 भी यूज कर सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा 16 इंटू 3.14 अपॉन 12, 4 4 ज़ा 4 3 ज़ा, वी हैव 4 इंटू 3.14 अपॉन 3। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट आप करेंगे भाई, आपको आना चाहिए ये कैलकुलेशन, तो आप ही को हेल्प कर, मतलब सॉल्व करके देखना है, इम्प्रूव करनी है, राइट? ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है मेजर सेक्टर का एरिया। अब दोनों तरीके से आप मेजर सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो। पहला कि या तो इस एंगल को ले लो, इस एंगल को ले लो, है ना, और थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला निकाल लो, या फिर आप क्या करो, इस पूरे सर्कल में से
इस एरिया को माइनस कर दो, ठीक है, तो भी आपको वैल्यू मिल जाएगी। आई थिंक आपको मेजर सेक्टर का एरिया एंगल से ही निकालना चाहिए, अंटिल अनलेस वो कैंसिल ना हो रहा हो, बहुत absurd सा एंगल हो। अगर कैंसिल हो रहा है 360 से, तो 360 और वो साथ में कैंसिल हो रहे हैं, तो आप उसको सीधा यूज़ करो। क्लियर? ये वाला पार्ट आप करेंगे, इट इज़ होमवर्क फॉर यू। इससे आपकी कैलकुलेशन ही इम्प्रूव होगी। ठीक है, हम फटाफट से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो आपका थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपका दोबारा दोबारा रिपीटेडली यूज होने वाला है पूरे चैप्टर में। ऑलराइट, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट AYB shown in figure 12.9 if radius of circle is 21 centimeter and area angle AOB is equals to 120 डिग्रीज। ऑलराइट, अब देखो हमें क्या करना है भाई, इसका एरिया फाइंड करना है, सेगमेंट का एरिया। हमको पता है कि जो सेगमेंट का एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर। अब नाम नेमिंग भी कर देते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, AYB, एरिया ऑफ सेक्टर OAYB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। समझ आ गया? अगर हमने सेक्टर के एरिया में से, ये पूरे एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया, तो हमको सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो तो इजी है भाई, उसको तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि हमें एंगल भी गिवन है और हमारे पास आर भी है, वो तो हो जाएगा। लेकिन असली काम जो है वो किसका है, असली काम है एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB का। ठीक है, तो इसको जरा हम यहाँ पे दोबारा बना लेते हैं इस ट्रायंगल को, ताकि हमको थोड़ा सा आसानी हो जाए इसको समझने में। ठीक है, तो ये हो जाएगा OA एंड B। ठीक है, फिगर ऐसा करते हैं, दूसरे कलर से बना लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा हमको समझने में। ठीक है जी, अब ध्यान दो, हमें पता है कि ये एंगल कितना है 120 डिग्रीज, और ये दोनों क्या है 21 इंटू 21 सेंटीमीटर। ऑलराइट, अब देखो द थिंग इज कि यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगला कॉन्सेप्ट जो लगने वाला है वो दिखने में थोड़ा सा डरावना लगता है, या फिर उसमें ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा जोड़ तोड़ करना पड़ेगा, बट वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट, आपको आसानी हो जाएगी समझने में, और स्ट्रेट फॉरवर्ड फटाफट क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, अब करना क्या है सबसे पहले कि भाई ऑब्वियसली बात है, हमको यहाँ पे बेस की वैल्यू नहीं पता, तो हम हाफ बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक परपेंडिकुलर बनाना है, कहाँ से लेके O से M तक। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो एंगल बनेंगे वो कितने बनेंगे, 90 डिग्रीज के बनेंगे। अब ये 21 और 21 है, दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपना प्रूफ स्टार्ट करेंगे। ड्रॉ, स्टेप 1 क्या है, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, अच्छा, अब इन ट्रायंगल, अब किस में बात करेंगे हम, OAM में, इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं। ठीक है, और इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड OMB। ठीक है, OBM भी लिख सकते हो, ट्रायंगल में तो कुछ नहीं है। ठीक है, या फिर ऐसा करो, M ही लिख लेते हैं इसको, हमें पता चल जाएगा कि राइट एंगल्ड किधर है। ठीक है, तो M और M दोनों बीच में है, दैट मीन्स दोनों ही जो ट्राइंगल हैं वो कहाँ पे राइट एंगल्ड है, M पे। ठीक है, अब OA इज इक्वल्स टू OB भाई, है ना, क्यों, रेडियाई। ठीक है, या फिर इक्वल लिख सकते हो वैल्यू में। एंगल OMA इक्वल्स टू एंगल OMB 90 डिग्रीज। ठीक है, और OM इक्वल्स टू OM सेम साइड्स। ऑलराइट, अब इससे क्या हो जाता है भाई, एक साइड मिल गई, एक एंगल मिल गया, और एक और साइड मिल गई, तो ये आपका
और ये वाली जो साइड है ओ ए और ओ बी वो दोनों ही ट्राइंगल्स के लिए क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो दिस इंप्लाइज दैट ट्राइंगल ओ एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एम बी। क्लियर? अच्छा, अब ध्यान दो कि ए बी जो है वो किससे बना है, ए एम प्लस ए बी से, ए एम प्लस ए बी। लेकिन अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो भाई इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ए एम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एम बी। ठीक है, तो ए एम की वैल्यू हम यहां पे भी लिख देते हैं, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ ए एम। ये चीज मिल गई हमको यहां पे। ठीक है, दूसरी चीज, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी आपका किसके बराबर है, 120 के बराबर है। लेकिन इनके जो दोनों ट्रायंगल्स की हम बात कर रहे थे उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या बनेंगे, ए ओ एम एंड बी ओ एम, है ना। तो 120 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए ओ एम प्लस एंगल ए ओ बी ओ एम इक्वल्स टू 120। लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब एंगल ए ओ एम प्लस एंगल ए ओ एम इक्वल्स टू 120। दिस इंप्लाइज दैट एंगल ए ओ एम जो है वो किसके बराबर आ गया, 60 डिग्रीज के बराबर आ गया। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे आपका ये क्या पार्ट सॉल्व हो गया कि एक तो मुझे यहाँ पे ए एम के ए बी की वैल्यू मुझे ए एम के टर्म्स में मिल गई, और मुझे ओ एम की वैल्यू, सॉरी मुझे एंगल ए ओ एम की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब ये जो पूरी कहानी है वो हमने क्यों करी है, अब देखते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दो कि जो एंगल है 60 डिग्रीज यहाँ पे, ओ ए एम, दिस इज 60, दिस इज 90 एंड दिस इज 21। अब अगर हम यहाँ पे कॉस की वैल्यू निकालें वो किसके बराबर होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और बेस कौन सी साइड होती है, जो हाइपोटेन्यूज के साथ में एंगल बनाती है। दैट मीन्स ओ एम इक्वल्स टू कॉस 60, और ओ एम के नीचे क्या है, एच। दैट मीन्स ओ एम अपॉन 21। और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है जी। अब अगर यहाँ पे आपको नहीं पता है कि इन चीज़ों को कैसे याद रखना है, तो एक सीक्वेंस में सिर्फ साइन की वैल्यूज याद कर लो। क्या होता है, साइन की वैल्यूज आपकी इंक्रीज होती है 0 से लेके 1 तक। ठीक है, अब अगला क्या करना है, इसी 1 को यहाँ उठा के रखना है और डिवाइड करना है सबसे बड़े नंबर से जो इसमें आता है, मतलब 2 से। जितने बड़े नंबर से डिवाइड करोगे उतनी छोटी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, उसी 1 को आप थोड़े छोटे वैल्यू से डिवाइड करोगे, √2, और फिर फाइनली यहाँ पे 3, √3/2। तो ये अगर आपने इतना याद कर लिया तो आपको कॉस भी आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, इसी का आप उल्टा करके लिख दोगे 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। ठीक है, ये आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ पे उल्टा करके लिख दो तो कॉस की, सीधा करके लिखो तो साइन की, और इन दोनों को डिवाइड करते चलोगे करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को तो आपको टैन की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो कहीं ना कहीं इससे आप आराम से अंदाजा लगा सकते हो कि भाई क्या वैल्यू किसकी आएगी। ठीक है, तो कॉस 60 की वैल्यू क्या आएगी, 0, 30, 45, 60, मतलब क्या वैल्यू है, हाफ। तो यहां से सीधी वैल्यू आ जाएगी ओ एम की 21/2। अब दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाते हैं, साइन 60 इक्वल्स टू p/h। p कितना है, ये वाली साइड, ए एम अपॉन 21। साइन 60 की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 1/2, √3/2। दिस इंप्लाइज दैट ए एम इक्वल्स टू 21 √3/2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ट्वाइस ऑफ ए एम किसकी वैल्यू है, ए बी की वैल्यू है, तो यहां से हमको ए बी की वैल्यू मिल जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट ट्वाइस ऑफ, मतलब 2 से 2 कैंसिल, सीधा ए बी की वैल्यू मिल गई भाई √3, 21/21 मल्टीप्लाई √3। ठीक है, अब इतना सब कुछ हमने कर लिया यहाँ पे, तो अब
क्या सॉल्व करेंगे हमको फाइनली एरिया ऑफ ओ ए बी निकालने के लिए हमें वैल्यूज यहाँ से मिल चुकी हैं, उनको अब लिख लेते हैं एक जगह पे। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं उनको हम रेड पेन से यहाँ पे लिखते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी के लिए मुझे एंगल की जरूरत है, वो है मेरा 120। फिर मुझे रेडियस की जरूरत है, वो है 21। ठीक है, तो वहां से तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, सेक्टर की। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी के लिए मुझे बेस और हाइट की जरूरत है, और इस ट्राइंगल में, इस पूरे ट्राइंगल में बेस क्या है, ए बी। ए बी की वैल्यू मेरी कितनी मिल गई है, 21√3। और ओ एम जो कि मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है, ओ एम की वैल्यू मेरी कितनी मिल चुकी है यहाँ से, 21/2। ठीक है, अब बाकी सब कुछ हम क्या कर देंगे, यहां से हटा देंगे। पूरा नहीं हटाएंगे, बस इस साइड को हटा लेते हैं ताकि हम यहाँ पे फाइनल जो वैल्यूज हैं उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा धीरे कराया है ताकि आपको थोड़ा क्लियरली चीजें याद हो जाएं। ठीक है, बाकी आगे हम इतना धीरे धीरे इनको नहीं करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो आप ही सॉल्व करोगे। ऑलराइट, क्वेश्चंस आराम से आप वैल्यूज चेक करो क्योंकि फॉर्मूले तो हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी कितना हो जाएगा, 120/360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है, 21। तो 21 इंटू 21 माइनस हाफ, बेस कितना है 21√3, और इंटू ओ एम कितना है 21/2। अब ध्यान से देखो, चाहो तो भाई दोनों तरफ से 21 इंटू 21 को कॉमन निकाल लो। ठीक है, 1/3 बचा, 7 3 21 तो हमने निकाल दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, 21/22/21 माइनस हाफ इंटू √3/2। ठीक है, तो 21 इंटू 21 कितना हो जाएगा, 441। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं नीचे, या फिर ऐसा करो, इसको पीछे ऐसे सॉल्व नहीं करते, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए, इसको नॉर्मली रखते हैं, कॉमन नहीं लेते हैं। ठीक है, जितना अंदर कैंसिल हो जाएगा उसी को यूज कर लेते हैं। 7 3 21, तो यहां से आपको मिला 22 इंटू 21 माइनस 21 इंटू 21 √3/2। तो 22 इंटू 21 कितना आ जाएगा भाई, 2 1 जा 2, 2 2 4, 42 दोबारा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 462 माइनस 21 इंटू 21 कितना आएगा, 441 √3/2। दिस इज द आंसर कि एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू। ऑलराइट, नेक्स्ट आई थिंक अब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। यस, find the area of the sector of a circle with radius 6 centimeter if angle of the sector is 60। एग्जाम्पल हम अच्छे से देख चुके हैं, हमें एरिया ऑफ सेक्टर के लिए क्या चाहिए होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आपको गिवन है, आर आपको गिवन है, इसको आप सॉल्व करिएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट, find the area of a quadrant of a circle whose circumference is 22 centimeters। क्या बोल रहे हैं, अब यहाँ पे देखो एकदम से क्या हो रहा है, एक नई टर्म आ गई, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज को क्या करते हो, 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, क्वाड। तो बोल रहे हैं कि सर्कल में एक क्वाड्रेंट बन रहा है, उसका सरकमफेरेंस 22 है, तो उसका एरिया बताइए क्वाड्रेंट का। तो मतलब ये जो एंगल है हमको पता है कि अगर आप 4 पार्ट्स में इसे डिवाइड करोगे तो ये क्वाड जो है बीच में जो एंगल है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और एरिया अराउंड अ पॉइंट, सॉरी एंगल अराउंड अ पॉइंट कितना होता है, 360। मतलब यहाँ पे जो ये पूरा एंगल है वो कितना है, 360, लेकिन उसके कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 एंड 4। दैट मीन्स एक एंगल जो है वो कितना हो गया,
90 डिग्रीज। ठीक है, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ सेक्टर विद एंगल, या फिर लिख सकते हैं एंगल लिख लेते हैं सीधा 90 डिग्रीज, या फिर स्लैश आप यहां पे लिख सकते हो क्वाड्रेंट, इक्वल्स टू 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहां पे फंस गए दोबारा, क्या है दिक्कत कि भाई हमारे पास आर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आर के लिए आपको सरकमफरेंस गिवन है, तो क्या करेंगे, सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2 पाई आर। 2 पाई आर की वैल्यू आपको कितनी गिवन है यहाँ पे, 22। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आर को यहां छोड़ोगे, तो 22 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, 22 से 22 कैंसिल, आर कितना आ गया भाई 7/2। सीधा वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, 9 4 36, 22/7 इंटू 7 इंटू 7/2/2। क्लियर, 2 11 7 7, 77/2 जो है वो आपका एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट आ जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट, the length of a minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. अब देखो, सबसे पहला हिंट क्या है भाई, क्लॉक की बात कर रहे हैं तो मतलब वही सर्कल सेक्टर है ना, इन्हीं चीजों की बात हो रही होगी। क्लॉक क्या होती है भाई, सर्कुलर होती है शेप में। अब इसमें क्या है, सबसे पहले इन सबको फंडे को समझने से पहले एक चीज समझ लेते हैं, क्या हो रहा है कि एरिया एंगल अराउंड अ पॉइंट कितना होता है 360। ठीक है, अब उस सर्कल को आप जितने डायमीटर्स बना के डिवाइड करोगे, मतलब जितने भी उसमें सेक्टर्स बनाओगे, वो सारे जो 360 एंगल्स है ना वो उतने ही में डिवाइड हो जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे 6 पार्ट करूं, पिज्जा के मैं 6 पार्ट करूं, तो एंगल के भी 6 पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि यहां पे मैं जब बात करती हूँ क्लॉक की, तो ध्यान से देखो कितने डिविजन्स होते हैं, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 बजने के लिए मतलब एक एक पॉइंट पे जाने के लिए पूरा जो सर्कल है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 12 पार्ट्स में। तो दैट मीन्स जो भी एंगल एक जैसे यहां से 12 है और ये 1 है, तो एक डिवीजन में जो एंगल है ना वो कितना बन जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 12। बस इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा अलग से समझ लो। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि एरिया निकालना है हमें जो मिनट हैंड स्वाइप करेगा कितनी देर में, 5 मिनट में। अब 5 मिनट में क्या होगा, वो मान लो लेट्स सपोज कि वो क्या है, 2 दिखा रहा है, 2 पे है मिनट हैंड। ठीक है, अब 5 मिनट के लिए मिनट हैंड कितने पे जाएगा, 3 पे। ठीक है, 3 पे जाएगा। तो मतलब बेसिकली उसने क्या किया, एक ही पार्ट की तो एक ही पार्ट का एरिया तो स्वाइप किया, एक ही सेक्टर का एरिया तो कवर किया। तो मतलब एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे, आगे कैंसिल हो जाएगा, कर भी सकते हो चाहे तो, ऐसा कोई वो नहीं है। 12 36 मतलब 30। तो मतलब जो एंगल है ना एक सेक्टर में, मतलब 5 मिनट में लेंथ जो मिनट हैंड है वो कितना एरिया कवर कर रहा है, उसमें कितना एंगल कवर हो जाएगा, 30 डिग्री। क्लियर, अब मिनट हैंड की जो लेंथ है वो आपको कितनी गिवन है, 14 सेंटीमीटर। तो एक तरीके से आप उसी सर्कल की तो बात कर रहे हो ना, जितना जितना उस मिनट की लेंथ है, मिनट हैंड की लेंथ है, मिनट हैंड की लेंथ आपको 14 सेंटीमीटर है, उसी को आप क्या करोगे, रेडियस ट्रीट करोगे। ठीक है, तो फाइनली फॉर्मूला आ जाएगा आपका एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड in 5 minutes equals to 30
डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू आपको गिवन है 1/12 इंटू 22/7 इंटू कितना है 14 इंटू 14, ठीक है। 7 2 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 2 7 ज़ा, तो ये आपका आ जाएगा 154/3. All right, so this is the area that will be swept by the minute hand of a clock in 5 minutes. All right, यूनिट लिखना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट, the chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. क्या है भाई, एक कॉर्ड है सर्कल का और उस सर्कल का रेडियस कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर्स, मतलब साथ के साथ बनाते चलते हैं। तो जो कॉर्ड है और इसका जो रेडियस है सर्कल का वो कितना गिवन है हमको 10 सेंटीमीटर, और क्या हो रहा है एक राइट एंगल बना रहा है। मतलब कॉर्ड कैसे सबटेंड करता है, ये वाली जो लाइन है इन दो पॉइंट से आप रेडियसेस को क्या करो अटैच कर दो, सेंटर तक ले जाओ उनको, और वहां पे जो एंगल बनेगा वही एंगल होता है जो कॉर्ड सबटेंड करता है सेंटर पे, ठीक है। तो 90 डिग्री का भाई क्या बन रहा है वहां पे एंगल बन रहा है। हमको पूछा है कि माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, ठीक। और पाई की वैल्यू हमें गिवन है, हमें 3.14 यूज करनी है। माइनर सेगमेंट, अब इनकी नेमिंग कर लेते हैं, थोड़ा इजी पड़ जाएगा हमको। ओ ए बी और इस पॉइंट को यहाँ पे वाई दे देते हैं, ठीक है। अब देखो माइनर सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट ओ ए, नहीं ओ नहीं आएगा, ए वाई बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी कितना हो जाएगा 90/360, थीटा बाय 360 है ना, पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अब ध्यान से देखो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना। राइट एंगल ट्राइंगल को बना के देख लो दोबारा से, ये सेंटर पे राइट एंगल है तो मतलब ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब ध्यान से देखो कि ये जो कॉर्ड है वो ये रहा, हाइपोटेन्यूज कॉर्ड हो गया, और ये जो दोनों साइड्स हैं वो क्या हो गई परपेंडिकुलर और बेस हो गई। तो इसका मतलब हमें हाइट भी मिल गई यहाँ पे और हमें बेस भी मिल गया। तो हम सीधा फॉर्मूला लगा देंगे किसका, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना हो जाएगा ओ बी और ओ परपेंडिकुलर मतलब उसकी हाइट कितनी हो जाएगी ओ ए, जो दे आर नथिंग बट द रेडियस ऑफ द रेडियाई ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो दैट मीन्स 1/4 इंटू 3.14 इंटू रेडियस आपको गिवन है 10 इंटू 10 माइनस हाफ 10 इंटू 10, क्लियर। 10 इंटू 10 कॉमन ले लो, ठीक है। ये हो जाएगा 3.14/4 माइनस हाफ। ऑल राइट, इसको कैलकुलेट करके आप देख लेना, यहां से मैं आपको आंसर बता देती हूँ इसका। ये हो जाएगा 12.2 का हमारा क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर की बात नहीं हो रही है। मतलब ये जो बचा हुआ सेक्टर है इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें पता है कि भाई अगर ये 90 है तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ मेजर सेक्टर equals to 360 minus 90, that is 270, clear। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल्स टू थीटा कितना है 270 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब 3.14 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। इसको भी आप सॉल्व करके देख लो, 9 3 27, 9 4 36, ये हो गया आपका 3/4 इंटू 314। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्लियर। तो ऐसे ही आपको घुमा फिरा के बस पूछा है कि भी कभी मेजर सेक्टर या मेजर सेगमेंट हो गया, माइनर सेक्टर माइनर सेगमेंट हो गया, इन्हीं चीज़ों के बारे में आपको पूछ रहे हैं। आपको प्लस माइनस करना आना चाहिए, यूनिट का ध्यान देना है, थोड़ा कैलकुलेशन पे वर्क करना है। तो आई थिंक ये ईजी वाले क्वेश्चंस तो हो जाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट, in a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degrees at the center. अब क्या है, एक सर्कल है, कितने रेडियस का, 21 सेंटीमीटर का, और वो एक आर्क है जो कि कितना एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे, 60 डिग्रीज। मतलब एक आर्क, आर्क किसका पार्ट होता है, सर्कल की ये बाउंड्री का पार्ट होता है। तो ये जो आर्क है वो कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्रीज। हमें लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है। लेंथ ऑफ आर्क का हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, थीटा बाई 360 इंटू 2πr। यहाँ पे जल्दीबाजी में 2πr स्क्वायर मत कर देना, वो ना तो इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा, ठीक है। तो 90, कितना एंगल है हमारा, 60 डिग्रीज बाय 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू कितना है, आर्क 21, रेडियस 7 3 जा 21, 6 जा 3 2 जा 6, आंसर बच गया भाई 22। तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी आ गई, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले पे क्वेश्चन था। एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड पता है, थीटा बाय 360 इंटू πr स्क्वायर। अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, दोबारा से इसमें वही पूरा फंडा लगेगा जो हम अभी एग्जाम्पल में देख के आए थे। इसमें आपको RHS कॉन्ग्रुएंसी यूज करनी है एंड उससे आपको जो बीच का जो ट्राइंगल है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसी से आप इसको सॉल्व करो, कैलकुलेट करो, प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा ये आपके लिए, सॉल्व करना और मुझे बताना। ऑलराइट, नेक्स्ट, a chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degrees at the center. Find the areas of the corresponding minor and major segments of the circle. आपका भाई यहाँ पे वही वाली कॉन्सेप्ट आ गई जो हमको यूज करनी पड़ेगी। कौन सी, सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी पड़ेगी। किसके लिए, ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। ठीक है, तो फटाफट से टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमको दिया हुआ है भाई साइन, सॉरी जो बीच का एंगल वो है कितना, 60 डिग्री। ठीक है, और रेडियस हमको गिवन है 15। फाइंड द एरियाज कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर। तो पहले भाई सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें फाइनल तो पता ही है कि सेक्टर का एरिया हमें निकालना है, उसमें से हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल की ही बात करते हैं ताकि हमें बाद में दिक्कत ना आए। ठीक है, फिगर बना लेते हैं यहाँ पे, OAB। स्टेप 1 क्या था भाई, स्टेप 1 ये था कि हमें बनाना है एक परपेंडिकुलर, दैट इज ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB। नाउ इन ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल OMB, OM इक्वल्स टू OM। ठीक है, सेम साइड्स, एंगल OMA equals to angle OMB, right angle। ठीक है, and OA equals to OB implies नहीं, इसका रीजन क्या है, रेडियाइज या फिर रेडियाई। ऑल राइट, तो इस 3 चीजों से हमें क्या पता चल गया, दैट ट्राइंगल OMA is congruent to triangle OMB। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टेप क्या था भाई हमारा, कि हमें ये देखना था कि हमें इवेंचुअली जरूरत किन चीजों की है, OM और AB की। तो सबसे पहले हम OM की बात कर लेते हैं। इन ट्राइंगल OMA, अब ये 90 है। ठीक है, अब यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाने के लिए मुझे किस एंगल की जरूरत है, AOM की जरूरत है, राइट। अब क्योंकि
ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो मतलब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स AOM जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, BOM के। क्लियर? तो एंगल AOM प्लस एंगल BOM किसके बराबर होगा, 60 के। ठीक है, और एंगल AOM और एंगल BOM तो बराबर है, तो मैं BOM की जगह भी क्या लिख देती हूँ, AOM। तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल AOM equals to 60. This implies that angle AOM equals to 30. ठीक है, तो ये वाला स्टेप तो हमारा भाई पूरा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दैट इज cos 30 इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस ट्राइंगल में, किसमें, OMA में, OMA में बेस कौन सा एंगल होगा, ये तो एंगल हो गया 30। क्लियर? तो जो साइड हाइपोटेन्यूज के साथ में एंगल बनाती है उसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। दैट मीन्स ये हो जाएगा OM अपॉन 15, और cos 30 की वैल्यू हम दोबारा से आपका टेबल बना के देखेंगे ताकि आपको रिवाइज हो जाए चीजें। साइन की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। इसका उल्टा करके लिखेंगे तो √3/2, 1/√2, 1/2 एंड फाइनली 0। तो cos 30 की जो वैल्यू है वो कितनी मिल जाएगी हमको, √3/2 इंटू 15। ये किसकी वैल्यू हो गई भाई, OM की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब sin 30 ये किसके बीच का रेशियो है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा भाई, यहां से परपेंडिकुलर हो जाएगा AM अपॉन 15। sin 30 की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी, दैट इज हाफ। तो AM की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 15/2। लेकिन हमें पता है कि क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए हैं भाई, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगी। और ए भी किसके बराबर है, AM प्लस MB के, और AM और MB तो बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ AM। तो यहां से हमें AB की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 15/2 इंटू 2, दैट इज 15। ठीक है, अब भाई ये वाला जो प्रोसेस है मैं यहीं तक आपको सोल्यूशन बताऊंगी, क्योंकि इसके आगे का जो पार्ट है वो बहुत इजी है। उसमें क्या करना है आपको, एरिया ऑफ क्या करना है, इस सेक्टर का एरिया निकालना है। इस पॉइंट को y मान लेते हैं, OAYB। ठीक है, OAYB में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस आपका मिल चुका है हमको AB की वैल्यू हम यहां से निकाल चुके हैं कितनी, 15, एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारी 15√3/2। इसको आप सॉल्व करोगे एंड मेरे को आंसर लिख के बताओगे। क्लियर? नेक्स्ट, a chord of a circle radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degrees at the center। अब दोबारा से इसी तरीके का क्वेश्चन है हमारे पास कि भाई जो आपका सेंटर है वहां पे एक कॉर्ड जो है वो कितना बना रहा है, एंगल 120 डिग्रीज का। ठीक है, रेडियस कितना है, 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया करस्पॉन्डिंग ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। हमें ये निकालना है। ठीक है, वेरी सिंपल, दोबारा से वही चीज करनी है आपको। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेगमेंट। एक सेकेंड, इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लियर? आपको दोबारा से वही कॉन्ग्रुएंसी वाली चीज यूज करनी है, परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू निकालनी है, एंड यू हैव टू सॉल्व इट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम उन क्वेश्चंस पे जाते हैं जहां पे थोड़े फंडे लग रहे हैं, जिसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई रेडियस कहाँ से आएगा, एंगल कितना बन रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस हम देखते हैं। A horse is tied to a peg at one corner of a square-shaped grass field of side 15 meters। पहला पार्ट क्या कह रहा है कि एक स्क्वायर फील्ड है
ठीक है, आई थिंक इसका एक फिगर भी होगा, हाँ ये रहा। एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, और उसके एक कोने पे क्या करा हुआ है हमने, एक हॉर्स को बांधा हुआ है, और वो हॉर्स किसके द्वारा बंधा हुआ है, एक 5 मीटर लॉन्ग रोप के द्वारा बना हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये वाली जो साइड है इसको हमको दे रखा है 15 मीटर्स, ठीक है, और ये जो रोप है जिससे जो हॉर्स है वो टाइड है, वो कितना गिवन है हमको, 5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर हम इसको सेंटर मान के और इस रोप को रेडियस मान के अगर हम सर्कल बनाने की कोशिश करें तो हम विजुलाइज कर पाएंगे, है ना। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, हम फील्ड की बात कर रहे हैं, तो ये वाला जो एरिया है इसकी बात हम नहीं करेंगे। समझ आया। तो अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट था कि भाई रेडियस क्या होगा। यहाँ पे आपको 15 जो सेंटीमीटर्स है ना, वो थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, या फिर आपका एरिया की बात करेंगे तब गिवन है, लेकिन 15 का हमारे इस पोर्शन के कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हमें पता चल गया कि भाई ये जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस कितना होगा, 5 मीटर्स होगा। एंड क्योंकि ये जो कोना है वो क्या बना रहा है, एक 90 डिग्री, भाई स्क्वायर फील्ड है तो 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा। तो हमारा जो सेक्टर है वो एक क्वाड्रेंट है जिसका एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्लियर। पीछे चलते हैं। एरिया, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, हमें वो एरिया बताना है जहां पे जो हॉर्स है वो ग्रेज कर सकता है। अब भाई वो ग्रेज किधर करेगा, जहां पे जितना उसका रोप अलाउ करेगा, राइट, वो तोड़ के तो भाग नहीं सकता है उसको। तो हमें बेसिकली यही वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया जो कि हमें क्लियरली दिख रहा है कि एक सर्कल का पार्ट है जो कि एक सेक्टर बना रहा है। तो एरिया in which the horse can graze equals to area of sector of angle 90 degrees, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ जाएगा, 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी है, 5 मीटर। दैट मीन्स 1/4 इंटू पाई की वैल्यू हमें गिवन है नहीं, तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड कितना यूज करेंगे, 22/7। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5। ऑल राइट, इसका जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है आप करिए, इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। 8th आंसर है आपका 19.625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है इतना एरिया हॉर्स जो है वो ग्रेज कर पाएगा। क्लियर। दूसरे पार्ट में क्या पूछा है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड। अब ध्यान दो, वो बोल रहे हैं कि अभी फिलहाल आपकी जो रोप है वो कितनी है, 5 मीटर की है, तो वो कितना एरिया ग्रेज कर पा रहा है, 19.625 मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर हम उस रोप को बढ़ा के कितना कर दें, 10 मीटर की कर दें, तो वो कितना ज्यादा एरिया ग्रेज कर पाएगा, मतलब ये वाला एरिया। इंक्रीज पूछा है, ये नहीं पूछा कि 10 मीटर की रोप हो जाएगी तो वो कितना ग्रेज कर पाएगा। क्लियर। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इसको देखें तो हमें क्या पता लग रहा है कि एक तो भाई छोटा सर्कल बन रहा है, कितने रेडियस का, 5 रेडियस का, 5 मीटर का, और एक हमारा बड़ा सर्कल बन रहा है जो कि कितना है, उसका कितना रेडियस है, 10 मीटर्स। तो ये वाला एरिया चाहिए हमें, लेकिन उतना ही चाहिए जो 90 डिग्री का एंगल क्या कर रहा हो, यहाँ पे बना रहा हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे बड़े वाले का, एक छोटे वाले का निकालेंगे और माइनस कर देंगे। ज्यादा ही खिचड़ी पक गई, दोबारा से बताते हैं। क्या करेंगे, ये वाले सेक्टर का एरिया निकालेंगे और इस पूरे वाले सेक्टर का एरिया निकालेंगे। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर। फॉर्मूला लगाते हैं सीधा, इंक्रीज इन ग्रेजिंग
area equals to area of sector with radius 10 meters minus area of sector with radius 5 meters. क्लियर? तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, सीधा लिख देते हैं यहाँ पे 10 इंटू 10 माइनस पाई 5 इंटू 5, पाई को कॉमन ले लो, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100 माइनस 25, दिस इज 75 पाई. पाई की वैल्यू आपको गिवन है तो आप इसको सॉल्व कर लेना, इसको मल्टीप्लिकेशन करके नॉर्मल आंसर मैं आपको बता देती हूँ. ये क्वेश्चन नंबर कितना है आपका, 8 क्वेश्चन नंबर है. द आंसर इज 58.875. तो दिस इज द एरिया दैट हॉर्स जो है वो ज्यादा ग्रेस कर पाएगा अगर उसकी रोप जो है वो कितनी हो गई, 10 मीटर की हो गई. ऑलराइट, नेक्स्ट. A brooch is made with silver wire in the form of a circle with the diameter 35 mm. ब्रोच क्या होता है, एक बैज तरीके की मान सकते हो आप चीज, ठीक है, मतलब डेकोरेशन के लिए यूज होता है, एक्सेसरी होती है, ठीक है. वो किस शेप में है, एक सर्कल की शेप में है जिसका जो डायमीटर है वो कितना हमको गिवन है, 35 mm. जाहिर सी बात है भाई mm में बात कर रहे हैं क्योंकि साइज बहुत छोटा है, ठीक है. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors. अब क्या है कि आपने बाउंड्री तो बनाई है उस ब्रोच की, लेकिन आपने क्या किया है कि 5 डायमीटर्स भी बनाए हैं, सच दैट 5 डायमीटर्स बनाए हैं, ठीक है. डायमीटर क्या होता है, 2 पॉइंट सर्कल को ज्वाइन करना है और वो लाइन जो है वो किसके थ्रू पास करनी चाहिए, सेंटर के थ्रू. क्लियर? तो आपने जैसे पिज्जा डिवाइड करते हो वैसे ही आपने डिवाइड करना है. कैसे करें, 1 2 4, 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं. तो ये वाली लाइंस भी आपने किससे बनाई है, आपने बनाई है उसी सिल्वर वायर से, ठीक है. और जो हमारा पूरा सर्कल है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है. तो आपने जितने सेक्टर्स में डिवाइड किया, ध्यान दो कि एंगल अराउंड द सेंटर कितना होता है, 360 डिग्रीज, है ना. तो जो आपका, जब आपने पूरे सेक्टर को 10 पार्ट में डिवाइड किया तो जो एंगल है वो भी तो 10 पार्ट में डिवाइड होगा, राइट. तो आपका यहाँ पे एंगल कितना बन जाएगा, एंगल ऑफ 1 या फिर ईच लिख लेते हैं, ईच सेक्टर इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 10. क्लियर? अब सबसे पहले उन्होंने बोला है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड. वैसे ये वाली चीज हमारी आगे यूज होनी है, अभी हम बात करेंगे लेंथ ऑफ वायर. अब वायर जो है वो कहाँ कहाँ यूज हुआ, एक तो बाउंड्री पे यूज हुआ और इन डायमीटर्स को बनाने में यूज हुआ, राइट. तो आप क्या करोगे, टोटल लेंथ ऑफ वायर यूज्ड इक्वल्स टू, पहले तो बाउंड्री की बात, बाउंड्री कैसे कवर हो जाएगी भाई, 2 पाई आर से. और कितने डायमीटर्स हमने यूज करे हैं, 5, तो 5 इंटू डी, ठीक है. 22/7 गिवन है या 3.14, नहीं, 2 इंटू 22/7 ही यूज करेंगे. रेडियस आपका कितना है, डायमीटर 35 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 35/2 प्लस 5 इंटू 35 mm. 7 5 ज़ा 35, 2 से 2 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, 1 5 2 ज़ा 10, 1. क्लियर? प्लस 5 5 ज़ा 25, ये इजी है तो मैं कर देती हूँ इसको, 5 3 ज़ा 15, 175. 285 मिलीमीटर जो है वो टोटल वायर आपकी यूज हो जाएगी. नेक्स्ट, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, ईच सेक्टर मतलब हमें एंगल चाहिए जो कि हम अभी निकाल चुके पीछे, राइट. कितना हो जाएगा, थीटा मतलब 360 डिवाइडेड बाय 10 पार्ट्स, राइट. अब इसको डिवाइड कर रहे थे तो रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से, इनटू पाई आर स्क्वायर
360 से 360 कैंसिल, यहाँ पे 10 बचेगा, इनटू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 35/2 इंटू 35/2। क्लियर? ठीक है, इसका आंसर आप देख लेना, इसको कैलकुलेशन कर लो, आंसर मैं आपको बता देती हूँ। आई थिंक दिस इज द 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर है आपका 384/4, 385/4। ठीक है, mm² जो है वो कितना हो जाएगा, एक सेक्टर का एरिया हो जाएगा जो आपने 5 डायमीटर्स में डिवाइड करके बनाया है। क्लियर? नेक्स्ट, An umbrella has 8 ribs which are equally spaced। अब मतलब क्या है कि जब आप अपना छाता खोलते हो, आप देखा है वो वायर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो उस पूरे कपड़े को इन प्लेस रखता है, तभी आप उसको ऐसे लेके चल पाते हो। ठीक है, तो उन्हीं रिब्स की बात हो रही है, मतलब इनकी। ठीक है, अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। अब वो क्या कह रहे हैं कि मान लो कि जो अम्ब्रेला है उसको एक फ्लैट सर्कल की तरह अज्यूम कर लो, जिसका जो रेडियस है वो कितना है 45 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। अब देखो, मैं बोल रही थी ना कि जो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने हैं जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, सेगमेंट वाला एंगल क्या होगा, इस टाइप की चीजें। ठीक है, अब ध्यान दो, आपकी 8 रिब है, मतलब यहां से लेके यहां तक। पिछले क्वेश्चन में हम डायामीटर्स की बात कर रहे थे। ठीक है, उसमें बताया भी गया था कि भाई 5 डायामीटर सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पे 8 रिब हैं, ये देखो, यहाँ पे डायमीटर की बात नहीं हो रही, इन रिब्स की बात हो रही है। तो एक तरीके से देखा जाए तो 4 रेडियस है, सॉरी 4 डायमीटर है, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट में आपका सेक्टर जो है वो पूरा डिवाइड हो गया है। और हमसे पूछा जा रहा है कि कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाली 2 रिब्स के बीच का एरिया आप हमें बताओ। क्लियर? तो आपको एरिया बताने के लिए हमें ध्यान, मतलब अच्छे से दिख ही रहा है भाई कि क्या शेप बन रही है, सेक्टर की शेप बन रही है। सेक्टर की शेप के लिए आपको क्या, किस चीज की जरूरत होती है भाई, एंगल की और रेडियस की। ठीक है, तो एंगल बिटवीन 2 ribs equals to 360 divided by 8. Clear? Area between two sectors, sorry, 2 ribs equals to, थीटा कितना है भाई 360/8, डिवाइड किससे करना है 360 से, लेकिन हम मल्टीप्लाई करेंगे और 360 का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1/360 आ जाएगा यहाँ पे, इनटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू आपकी गिवन है 45, 45 इंटू 45, 360 से 360 कैंसिल, दिस इज 22/7 इंटू 1/8 इंटू 45 इंटू 45। क्लियर? इसको आप सॉल्व करके देख लेना, आंसर आपको मैं बता देती हूँ यहाँ पे। द आंसर इज गोइंग टू बी 2275 अपॉन 28। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको 3.14 दिया होता तो आपको फिर अल्टीमेटली पूरा डेसिमल एक्सपेंशन वाला लेके जाना पड़ता मल्टीप्लिकेशन करके। ठीक है, लेकिन क्योंकि अभी यहाँ पे कोई वैल्यू गिवन नहीं है, 22/7 ही है, तो आपको फाइनली डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो ये हो गया भाई आपका 10th क्वेश्चन। नेक्स्ट, अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115 degrees. Find the total area cleaned by the blades. क्या बोल रहे हैं कि जो आपकी आगे विंडशील्ड होती है उस पे आपके 2 वाइपर्स लगे हुए हैं और वो क्या करते हैं भाई, ओवरलैप नहीं करते, जो भी एरिया वो स्वाइप करते हैं उसको जो है वो ओवरलैप नहीं करते, मतलब एक ही जगह को 2 बार वाइपर्स नहीं साफ कर रहे। क्लियर? अब वो बोल रहे हैं कि जो ब्लेड है उसकी लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर्स, इसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर्स है भाई। अब ध्यान से देखो ये किस चीज की शेप बन रही है, अगर मैं यहाँ पे इसको सेंटर मान लूँ, ठीक है, और इस ब्लेड को इधर मान लूँ, और अगर मैं इसको सिर्फ इतने तक ही रेस्ट्रिक्ट ना करूँ, मैं इसको पूरा घुमा दूँ, तो मुझे क्या मिल गया, एक सर्कल मिल गया जिसका क्या है रेडियस 25
सेंटीमीटर्स है। क्लियर? तो दोबारा से हमारे किस बारे में बात हो रही है? सेक्टर के बारे में बात हो रही है। अब बात आती है एंगल की। वो कह रहे हैं कि भाई जो ब्लेड्स हैं वो कितना स्वीप थ्रू कर रहे हैं, कितने एंगल से स्वीप थ्रू, मतलब जो नीचे एक ब्लेड यहाँ से जा रहा है यहाँ तक, तो कितना डिस्टेंस, कितना एंगल वो ट्रैवल कर रहा है, वो कर रहा है 115 डिग्रीज। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे सीधा सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिखते हैं इसका भाई। एरिया स्वेप्ट बाय बोथ द ब्लेड्स, या फिर आप टोटल एरिया स्वेप्ट बाय द ब्लेड्स भी लिख सकते हो। ध्यान से देखो, एक ब्लेड का कैलकुलेट करेंगे, दोनों ब्लेड्स आइडेंटिकल हैं तो उनको क्या कर देंगे? ट्वाइस कर देंगे। तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ वन ब्लेड, एरिया स्वेप्ट बाय वन ब्लेड कितना होगा? थीटा। थीटा कितना दिया है आपको भाई? 115 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपको नहीं गिवन है तो आप 22/7 ही यूज कर लो। आर आपको गिवन है 25 इंटू 25। क्लियर? सो दिस इज द एरिया दैट इज बीइंग स्वेप्ट बाय बोथ द ब्लेड्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लो। 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा, और क्या होगा इसमें? 3 से भी नहीं। ठीक है, आई थिंक इसको आपको नॉर्मल, आपको ऊपर के सारे वैल्यूज मल्टीप्लाई करके बॉटम के वैल्यूज मल्टीप्लाई करके ही लिखना पड़ेगा। तो आंसर मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। 11th का आंसर है आपका 1581/25 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें 3.14 वैल्यू नहीं दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degrees to a distance of 16.5 kilometers। क्या बोल रहे हैं कि एक लाइट हाउस है। सीज में क्या होता है, एक एक लंबा सा स्ट्रक्चर ऐसे बना देते हैं और वो क्या करता है? गाइड करता है शिप्स को अंधेरे में। भाई सी में थोड़ी ना लाइट चमक रही है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है कि भाई वो एक रेड कलर की लाइट स्प्रेड करता है। ठीक है, एक सोर्स से लाइट ऐसी तो निकलती है, ठीक है, इसी तरीके की शेप बनती है, और किस फॉर्मेशन में? एक सेक्टर बना रहा है जिसका एंगल कितना आपको गिवन है? 80 डिग्रीज। ये जो एंगल है वो कितना है? 80 डिग्रीज। और कितने डिस्टेंस तक ये सिग्नल जा रहा है? 16.5 किलोमीटर्स तक। ठीक है, एरिया हमें बताना है कि भाई कितने एरिया में जो शिप्स हैं वो वार्न हो पाएंगी। तो बेसिकली हमें इसी सेक्टर का एरिया निकालना है। अब रेडियस क्या होगा? लेट्स सपोज अगर हम टॉप व्यू लें उस लाइट हाउस का, ऊपर से देखें उस लाइट हाउस को, और अगर मैं इस लाइट को पूरी तरफ घुमा दूं तो एक सर्कल नहीं मिल जाएगा मुझे जिसका रेडियस कितना होगा? 16.5 किलोमीटर्स। समझ गए? तो बस यही कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमें एरिया भी एंगल पता है, हमें आर की वैल्यू पता है, सीधा आंसर कैलकुलेट करेंगे। एरिया इन विच, या फिर एरिया ऑफ सी ओवर विच शिप्स आर बीइंग वार्न्ड इक्वल्स टू, एंगल कितना दिया है भाई हमको? 80 डिग्रीज। 80 अपॉन 360 इंटू पाई। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22/7। नहीं, हमको वैल्यू गिवन है 3 दोबारा लिख लेते हैं। एरिया ऑफ सी इन विच शिप्स आर वार्न्ड कितना हो जाएगा? 80/360 इंटू 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5। ठीक है, अब ध्यान दो, हमें 16.5 16.5 दोनों किलोमीटर्स में गिवन है, तो फाइनल हमारा एरिया भी कितने में आ जाएगा? किलोमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई भी दो वैल्यूज आपकी कंपेयर नहीं हो रही हैं जिनकी यूनिट्स की आपको टेंशन लेनी पड़े। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, दैट इज 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन।
A round table cover has 6 equal designs as shown in figure 12.14. इस फिगर में आपको बताना है कि भाई एक इस तरीके की डिजाइन बनी हुई है। ध्यान से देखें तो हमें पता चल रहा है कि अगर हम इस सर्कल का सेंटर ले लें तो ये क्या है, एक सेगमेंट की शेप में ही डिजाइन है, ठीक है। और ऐसे कितने सेगमेंट्स बने हुए हैं, 6 सेगमेंट्स बने हुए हैं। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, कवर का जो रेडियस है वो कितना है, 28 सेंटीमीटर्स है। Find the cost of making the designs at the rate of rupees 0.35 per meter square। अब देखो एक तरीके से हमें पता चल गया, अगर हम क्लियर करके बना लें इसको सेंटर ले लेते हैं और इस वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं, इसको O, इसको A और इसको B। क्योंकि हमें एक सेगमेंट की वैल्यू मिल गई तो हम सारे सेगमेंट्स को 6 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो ये जो एंगल है भाई, अब यहाँ पे ये जो ट्रायंगल बन गया, इसमें हमें दो चीजें पता है कि रेडियस कितना है, 28 और 28, समझ गए। अब यहाँ पे सेगमेंट के लिए हमें क्या चाहिए भाई, हमें पता है कि एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। क्लियर। तो यहाँ पे जो ये ट्रायंगल है इसका एरिया निकाल लेंगे और इस सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला लिख लेते हैं, एरिया ऑफ डिजाइन equals to of sector OAYB, YB अभी मार्क कर लेंगे वहां पे, माइनस एरिया ऑफ OAB ट्राइंगल। ऑलराइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एरिया ऑफ सेक्टर तो हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, क्योंकि हमने पूरा जो सर्कल है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखो इसे बना दो, इसे बना दो और इसे बना दो, ज्वाइन कर दिया, कितने पार्ट बन गए, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा जो एंगल है बीच का जो 360 है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 6 पार्ट में, ठीक है। तो 360/60 दैट इज 60। तो एक एंगल जो है वो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 60 डिग्री का बन जाएगा। अच्छा, अब अलग से जरा इस ट्राइंगल को बना के देख लेते हैं, OAB, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और ये दोनों जो रेडियसेस हैं भैया ये आ गए यहाँ पे, OA इक्वल्स टू AB OB, राइट। अब ध्यान से देखो कि हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। क्या हो जाएगा, OA के ऑपोजिट एंगल आएगा OBA और OB के ऑपोजिट आएगा OAB। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। इनको हम x मान लेते हैं भाई दोनों को। अब हमें एंगल प्रॉपर्टी से पता है, ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं उनका पता है हमें कि वो किसके बराबर होते हैं, मतलब अगर उनको हम ऐड करें, एंगल्स हम प्रॉपर्टी बनाए तो वो किसके बराबर होते हैं, 180 के बराबर होते हैं, ठीक है। तो 60 उधर ले जाते हैं भाई और ये क्या बन जाएगा, 2x। तो 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 120। x इधर आ गया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120/2 दैट इज 60। तो भाई इसका मतलब है कि जो तीनों एंगल हैं वो कितने हो गए, 60 डिग्रीज के, और तीनों ही एंगल बराबर हो गए। इसका मतलब क्या है कि भाई वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमें सीधा फॉर्मूला पता होता है। इसको लिखते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू 60/360, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, एंगल फॉर्म्ड बाय वन या ईच सेक्टर equals to 360/60, sorry 6, that is 60। clear। तो 60/360 मल्टीप्लाइड बाय पाई, पाई की वैल्यू आपको गिवन है नहीं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है भाई 28 इंटू 28 माइनस, अभी हमें पता चला कि जो ट्राइंगल है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, √3/4 a स्क्वायर। ए क्या होता है, वो साइड होती है, क्योंकि तीनों ही साइड इक्वल है तो एक ही ए यूज करेंगे उसके लिए, ठीक है।
ये आ गया आपका 1/6 इंटू 7 4 28 और क्या है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 22 इंटू 4 इंटू 28, ये वैल्यू आपकी यहाँ बच गई भाई, माइनस √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए कितना है भाई 28, 28 इंटू 28 4 7 जा, अब यहाँ पे आ गया आपका 2 1 जा 1 जा 2 3 जा, बाकी और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, दैट इज 44 इंटू 28/3 माइनस √3 इंटू 7 इंटू 28। √3 की वैल्यू आपको गिवन है कि आपको कितनी यूज करनी है भाई 1.7 यूज करनी है, ठीक है। इसको आप पूरा कैलकुलेट करोगे, आपका आंसर निकल आएगा, द आंसर इज गोइंग टू बी 162.68। अच्छा हमें कॉस्ट निकालनी थी, ठीक है ठीक है। ऐसा करो यहाँ पे आप स्टार्टिंग में ही ना, क्योंकि यहाँ पे हमें एरिया मिल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, अच्छा ठीक है रुको रुको, इसको ना एज इट इज रखते हैं और इसको दोबारा पूरी हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं कि भाई फाइनल हमारा आंसर क्या आने वाला है। आगे स्लाइड है हमारे पास, चलो इधर यूज कर लेते हैं इसको, ठीक है। आगे वाला, इधर पीछे वाला क्वेश्चन इधर कंटिन्यू हो रहा है। कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन, डिजाइन है भाई, कितनी डिजाइन्स हैं, 6 डिजाइन्स हैं, ठीक है। अगर हम एक सेगमेंट का एरिया जो है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा, और टोटल एरिया को पर मीटर स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट से, तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। कॉस्ट हमारी गिवन है 0.35, एरिया हम यहाँ से निकाल चुके हैं, दैट इज 44 इंटू 28, 44 इंटू 28 अपॉन 3, √3 इंटू 7 इंटू 28, ये आपका एरिया किसका है भाई, ये आपका एक सेगमेंट का एरिया है। तो अगर हम इसमें 6 मल्टीप्लाई कर दें तो हमें सारे सेगमेंट्स का एरिया मिल जाएगा, और इस पूरे को अगर हम किससे मल्टीप्लाई कर दें 0.35 पर मीटर स्क्वायर, मतलब ये जो इसकी प्राइस है इसको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है हमको, 0.35 जो इसकी कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर दें, तब हमको टोटल कॉस्ट मिलेगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू 162.68 रुपीज़, ठीक है। तो मतलब ये जो पूरी डिज़ाइन है इसको बनाने के लिए हमें 162.68 रुपीज चाहिए होंगे, क्लियर, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P ऑफ अ सर्कल विद रेडियस R इज, क्या बोल रहे हैं कि एक एंगल बन रहा है एक सर्कल में एक सेक्टर का, उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, ये सेक्टर है, ये P है, क्लियर, जो एंगल है। अब हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, एंगल अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर हमें गिवन है कैपिटल आर, क्लियर। तो हम इसे मैच करके देख लेते हैं भाई, यहाँ पे P अपॉन 180 आ रहा है और 2 पाई आर आ रहा है, तो 2 पाई आर वाले तो कैंसिल ही हो जाएंगे क्योंकि एरिया की बात हो रही है, ठीक है। P अपॉन 180 पाई आर स्क्वायर तो मैच हो रहा है, लेकिन भाई 180 मैच नहीं हो रहा, ठीक है। बाय एलिमिनेशन से तो हम बता पा रहे हैं कि भाई आंसर डी है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो थोड़ी सी अलग हैं दिखने में, क्या है, P अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, इस 2 से अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा P अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर विच द एंगल इज गिवन P, तो आंसर इज गोइंग टू बी डी, ऑलराइट। तो आई गेस आपको इसमें सारा समझ में आ गया होगा, ठीक है। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, बस वो एक ही दो तरीके के क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको RHS कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी पड़ती है, एंड ऑल्सो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो इस तरीके से ये वाली सारी चीज़ें जो है वो सॉल्व हो जाएंगी, एंड इसके आगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग, थैंक यू।